अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूरीन है और मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ यूएमटी में। और मेरा फोर्थ सेमेस्टर है। ये है मेरा स्टूडेंट कार्ड। यूएमटी में मैं फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और इस फोर्थ सेमेस्टर में मुझे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का कोर्स मिला है, जिसके सोर्स पर्सन सलमान ज़हीर हैं। उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दी है, जिसमें उन्होंने हमसे ये कहा कि हम एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू कंडक्ट करें जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो। मेरे साथ अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। ये मेरे अंकल भी हैं और आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि इनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा था और इनकी बचपन कैसा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल है? ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है, जी आपके बचपन के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो जी। आज हम सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आपका बचपन कैसा था, आपका लाइफस्टाइल कैसा था? बचपन मेरा बेटा तीन हम भाई थे और वालिद साहब वो भी तीनों भाई थे। हमारी वालदा फौत हो गई थी, तो हमने हमारे वालदैन ने एक एक बेटे को गोद में लिया हुआ था, पाला हमें तीनों भाइयों को। उसके बाद जब मैं अव्वल क्लास में दाखिल हुआ तो उस वक़्त हम पढ़ते थे, वो टाट बोलते थे उसको, उन पे पढ़ते थे जाके प्राइमरी स्कूल में। उस वक़्त हम पहली क्लास से ही मैं ना पाँचवीं तक मॉनिटर रहा हूँ क्लास का जी। इसके बाद मैंने फिर हाई स्कूल में दाखिला लिया जाके, गवर्नमेंट हाई स्कूल रिनाला खुर्द में। उधर फिर मैंने ना मैट्रिक पास किया है। उसके बाद बचपन तो हमारा ऐसा ही था, क्योंकि वालदा फौत हो गई थी तो चच्चों ने पाला हमें। चच्चों ने पालने के बाद फिर हमें, मतलब है कि वो मैट्रिक करने के बाद हम इधर आ गए, लाहौर आ गए। लाहौर आके फिर मैंने इधर दाखिला लिया रेडियो एंड टीवी का। तो उस वक़्त हमारे हालात ऐसे नहीं थे, हालांकि मैं क्लास में अव्वल था उस वक़्त भी। तो मेरे जो उस्ताद थे, मैंने एक पुराना रजिस्टर लगाया अपने वो प्रैक्टिकल के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये हम पुराना नहीं एक्सेप्ट करते। मैंने बोला सर मेरे हालात नहीं सही हैं, तो मैं यही चला सकता हूँ। उन्होंने बोला अगर आप ये लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे तो आप कल मेरी क्लास में नहीं आना। तो मैंने उधर से दिल बर्दाश्ता होके जाके मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। उधर मैंने 3 साल सर्विस की। तो जिस चाचा ने मुझे गोद लिया हुआ था, उसने मुझे बोला जी मैं मुलाजमत नहीं करना देना चाहता ईएमई में, हालांकि मैं भर्ती हुआ था और मेरा ट्रेड था, टीटी ट्रेड था, टेलीफोन का वो सर्विस वगैरह करनी, टेलीफोन रिपेयर करने, ये चीज़ों का काम था मेरा। तो जब मैं बेसिक ट्रेनिंग में गया हूँ, उस वक़्त भी मैंने वो फ़ौजी ट्रेनिंग नहीं की। उस वक़्त मेरा एक उस्ताद था, वो नायक था और मैं उस वक़्त रिक्रूट था। तो उन्होंने मुझे बोला भी आप ना इधर ये ट्रेनिंग ना करें, क्योंकि आप हैं टेक्निकल बंदे। वो मुझे लेके कभी किधर पंखा ठीक करना है, कभी स्विच ठीक करना है, ले जाता था। ले जाने के बाद तो 3 साल के अरसे के बाद मेरे चचा ने केस किया हुआ था डिस्चार्ज का मेरा। 3 साल के बाद वो उन्होंने मुझे, आर्मी वालों ने रिटायर कर दिया।
रिटायर करने के बाद मैं फिर तकरीबन 1983 में इधर आया, लाहौर आ गया, फिर वापस ये अपने कोयटा से जी, कोयटा से आ गया। तो फिर मैं 2-3 साल तकरीबन फारग रहा। तो उस दौरान फिर मैंने सराब साइकिल में जाके, हालांकि मैं मैट्रिक पढ़ा हुआ था तो मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैंने जाके उधर फिर मुलाजमत की एज ए वर्कर। उसके बाद मैंने एज ए वर्कर 2 साल तकरीबन 3 साल ऑटो प्लांट पे काम किया है। फिर मैंने रिम शॉप में काम किया एज ए वर्कर, और फिर मैंने एक स्टोर में काम किया है। स्टोर में काम करने के बाद मैंने, हालांकि मैं शादीशुदा था, तो मैंने 1990 में इलेक्ट्रिकल का 2 साल कोर्स किया फिर मैंने, और 6 माह का मैंने किया जी वो मोटर वाइंडिंग का। वो करने के बाद फिर मैं इलेक्ट्रिक शॉप में चला गया। इलेक्ट्रिक शॉप में तकरीबन मैंने 2 से 3 साल लगाए थे, तो उन्होंने मुझे हेड ऑफिस में चेंज कर दिया एज ए लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर की मैंने ड्यूटी तकरीबन 12 साल की। उसके बाद फिर फैक्ट्री भेज दिया मुझे। फैक्ट्री भेजने के बाद उधर से मैं ना तकरीबन 30 साल के बाद रिटायरमेंट, उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दिए, वर्कर निकालने शुरू कर दिए थे। निकालने शुरू कर दिए तो उसमें मेरा भी नंबर आ गया, निकाल दिया हमें। फिर आके मैंने इधर प्राइवेट काम शुरू कर दिया एज ए इलेक्ट्रीशियन के तौर पे, बिल्डिंगों का काम करता था मैं। तो उसके बाद मैं फिर मैंने जब तकरीबन उम्र ज़्यादा हो जाती है, बंदे को थकावट होनी शुरू हो जाती है, फिर मैंने काम को खैर बाद कहना शुरू कर दिया। फिर मैं एक एलाइड हॉस्टल में काम किया मैंने, ये जो था अपने हमदर्द चौक के अंदर, रिफा यूनिवर्सिटी के पास। उधर से मैंने सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी शुरू की। उसके बाद मैंने SHA फैक्ट्री है जो काने की तरफ है, उधर मैंने मुलाजमत की तकरीबन 4 से 5 माह। फिर उधर से आके मैंने ज़ैनब हस्पताल में काम किया एज ए इलेक्ट्रीशियन। उधर से उन्होंने फ़ारग कर दिया। फ़ारग करने के बाद मैं फिर आके गोरी टायर ट्यूब वालों के मैंने मुलाजमत शुरू की। तकरीबन 1.5 साल उधर मैंने काम किया है। अब मैं NB थ्रेड के नाम से जो धागा बनाते हैं उनके काम कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं। तो उधर मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा हूँ। तकरीबन वो मुझे 28-28.5 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं। इस तरह गुजारा चलता है हमारा। अंकल, जब आपके भाई छोटे थे तो आप उनके साथ कैसी एक्टिविटी किया करते, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे? बेटा, जब बचपन होता है ना तो भाई भी प्यार करते हैं, सारे ही करते हैं, बहनें भी प्यार करती हैं। शादियों के बाद जो है वो फिर सिलसिला बिगड़ जाता है। हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, क्योंकि मेरे वालिदैन भी बड़े प्यार से रहते थे, तीनों भाई, हम भी बड़े प्यार से रहते थे। तो जब शादियां हो गई, शादियों के बाद फिर ये काम हमारा अलहदगी का शुरू हो गया। हाँ जी। तो अंकल, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते थे तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी जाते थे तो आप वहाँ पे कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते थे? आई मीन कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे जो आज के दौर में उनकी वैल्यू कम हो गई हैं? हम उधर, हमारे उधर प्रोडक्ट नहीं होती थी, हमें वो लिखाते थे, लिख के लेके आना है जी आपने प्रैक्टिकल तौर पे। उस वक़्त हमारे कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, और टेलीफोन भी वो होता था, वो रिंग वाला जो घुमा के चलाते थे।
उस वक़्त प्रोडक्ट वगैरह इतनी नहीं होती थी हमारे पास, तो हम अपनी कापियों पे या किताबों से लिखते थे या टीचर हमें बताते थे वो लिखते थे। हम ये फ़ोटो कापी वगैरह हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। हम अपने तौर पे लिखते थे, अपने तौर पे याद करते थे, इम्तिहान में भी अपने तौर पे जो भी काम होता था करते थे हम। अंकल, जब आपकी शादी हुई उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी और शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? बेटा, शादी से पहले तो हर इंसान के लिए आसानी होती है, लेकिन जब बंदा शादीशुदा हो जाता है ना, फिर उसके लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो शादी के बाद आपके भी बच्चे हुए, बच्चों के बाद भी आपकी लाइफ में चेंज आया होगा। बच्चे 10 साल नहीं हुए थे, 10 साल के बाद बड़ा बेटा हुआ जी। उसके दौरान 10 साल के अरसे में हमें पता है जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है हमने, मियाँ बीवी ने। अंकल, आप अपने कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिसमें आपने अपने किसी दोस्त की मदद की हो या उसके लिए कुर्बानी दी हो। बेटा, एक मेरा दोस्त है, कराची में रहता है। हम दोनों शुरू से ही, वो मेरे ताए का बेटा था और मैं उसके चाचे का बेटा था, तो हम शुरू से ही, मेरा घर से ज़रा उनसे ठीक था। तो जब मैं एक क्लास, वो मेरे से पीछे था और मैं उसके एक क्लास आगे था, तो उस वक़्त पुरानी किताबें चलती थीं। मैं अपनी किताबें उसको दे देता था और वो मेरी किताबों से पढ़ता था, मैं अपनी नई ले लेता था। मेरे इधर 2 चचा काम करते थे, वालिद साहब भी दर्जियों का काम करते थे, तो उस वक़्त हमारा सही निज़ाम था। मैं उस दोस्त को फ्री किताबें देता था अपने हिसाब से। अंकल, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में कोई ऐसे अपने किसी दोस्त की या किसी सोसाइटी कम्युनिटी की मदद करते हैं? इस वक्त नहीं करते, लोग इतना नहीं करते, लेकिन उस वक़्त स्टूडेंट के तौर पे हर बंदा एक दूसरे की मदद करता था। तो आज के दौर में कोई किसी को भी नहीं समझता? नहीं, आज के दौर में तो बस ये कहते हैं कि भाई को भाई लूट रहा है, बहन को भाई लूट रहा है, और वालदैन को भी भाई नहीं, मतलब औलाद नहीं समझती इतना। मतलब है कि आजकल ऐसा दौर है, लालच का दौर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इंसान की इज़्ज़त कम हो रही है। हाँ जी। तो अंकल, आप लास्ट पे हमें कोई ऐसा सजेशन देना चाहते हैं जिसके लिए हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें? बस बेटा, मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि आप नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें पाबंदी से, जिसमें हर मुसलमान का फ़ायदा है। इसके बगैर मुसलमान का गुजारा नहीं हो सकता। इसको आप बड़े पाबंदी से पढ़ें और इसको मतलब है कि पढ़ते रहें, छोड़ें ना। अगर आप छोड़ेंगे तो नुकसान होगा आपका। बेशक आप यूनिवर्सिटी में बेटा पढ़ती हैं, कोई कॉलेज में पढ़ता है बच्चा, उससे मेरी ये गुजारिश है कि नमाज ज़रूर पढ़ें और कुरान पाक सुबह के वक़्त तो ज़रूरी है खोलना। सुबह की नमाज भी ज़रूरी है, क्योंकि उस वक़्त हर इंसान को अल्लाह ताला रोज़ी मुहैया करता है। और आपने देखा है सुबह सुबह परिंदे भी वो उड़ के जाते हैं, वो भी रोज़ी के लिए जाते हैं। तो हमें भी रोज़ी की तलाश में ये नमाज और ये कुरान पाक को तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि पाबंदी से पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकल, आपसे इंटरव्यू करने का बहुत मज़ा आया और अच्छा भी लगा आपकी लाइफ के बारे में जाना। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफिज़।
आज हमने अंकल के बारे में, इनकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा। कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया, कैसे इन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपने भाई बाप के लिए कैसे इन्होंने मदद की। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। थैंक यू।